going to start our first chapter for the 11th class, that is chapter number 1, sets. So in our daily life we are quite aware of this word a set. ठीक है, तो सेट क्या होता है हम डेली लाइफ में समझते हैं सारे बच्चे कि हम सेट वर्ड को अलग अलग जगहों पर यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। तो जो सेट वर्ड है वो हमने कहाँ कहाँ पर एसोसिएट किया हुआ अपनी डेली लाइफ में, इसको एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं फास्ट ट्रैक में। आप लोग सारे बच्चे अगर ध्यान देंगे तो हमने जो वर्ड सेट पढ़ा है वो, जैसे हमने बोला अपने घर के अंदर ही देखेंगे तो हमने देखा सोफा, सोफा सेट, हम सोफे के आगे सेट लगाते हैं, है ना, टी के आगे सेट लगा रहे हैं, डिनर सेट। तो ये जो हमारा वर्ड सेट है वो कई जगहों पर यूज़ होता है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है वो समझना है हमें, और इसके बाद फिर हम आगे अपनी मैथ्स की जितने भी चैप्टर है उसके अंदर इस सेट्स को यूज़ करेंगे। तो सेट क्या है देखिए, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन है उसके अंदर लिखा है इट इज़ अ कलेक्शन, एक वर्ड है कलेक्शन। ये कलेक्शन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जो वर्ड कलेक्शन है इसका मीनिंग हमें सबको पता है अच्छी तरह से, लेकिन यहाँ मैथ्स में कैसे यूज़ कर रहे हैं इसको। जहाँ भी हम कलेक्शन करते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स का, तो वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कलेक्शन जब हम कर रहे हैं, सपोज हमने स्टैम्प्स की कलेक्शन की, तो वो सारी चीज़ें किसका कलेक्शन हुई, स्टैम्प की हुई, ठीक है ना। ऐसे जितना भी हमने बोला सोफा सेट, तो आपको मालूम है कि जो सेट हमने वर्ड यूज़ किया है वो कलेक्शन हो रहा है, और कलेक्शन किस चीज़ का हो रहा है, वो एक कॉमन प्रॉपर्टी वाली चीज़ों का कलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने बोला इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, इसमें एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, वेल डिफाइंड। कभी भी सेट को जब डिफाइन करते हैं हम लोग तो ये वर्ड आना बहुत जरूरी है उसके अंदर, वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड वर्ड क्या है इसको समझते हैं। आप देखो हमने मैथ्स के अंदर एक वर्ड सुना है, सबने वेल डिफाइंड वर्ड सुना है, इसके आगे हमने वेल डिफाइंड क्यों लगाया वो भी समझेंगे। तो आप देखो डिफाइंड वर्ड जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि रियल है। हम वेल डिफाइंड किसको बोल रहे हैं, अपनी जनरल लाइफ में रियल को। जैसे सपोज हमने हाथ में बुक पकड़ ली, तो बुक हमें दिखाई दे रही है, रियल है, इसलिए हम उसको वेल डिफाइंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेल डिफाइंड की भी हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, तो इसको अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमने बोला कि सेट क्या है, एक कलेक्शन है, कौन से ऑब्जेक्ट्स का, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, जो कि कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल बहुत हो सकते हैं, जैसे हमने बोला कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हमारे वो सारे वेल डिफाइंड है, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब है कोई एम्बिग्यूटी ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे सपोज हमने क्वेश्चन पूछा और हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 40 स्टूडेंट्स ने अगर सेम आंसर दिया और करेक्ट आंसर है तो वो हम एक वेल डिफाइंड चीज़ मान सकते हैं। अगर उसी क्वेश्चन का सारे बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब उनके हिसाब से वो चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो जितने भी सेट्स होते हैं हमारे पास वो सारे कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए, और वो नेचुरल सी बात है कलेक्शन होगी। जो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है उनको हम कलेक्ट करेंगे एक जगह पर, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। और ये सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका डिस्टिंक्ट होना बहुत जरूरी है सेट के अंदर। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं सेट के ऊपर जो हमें हमेशा ध्यान रखने हैं। जितने भी सेट्स होते हैं, द सेट्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन। जितने भी कैपिटल लेटर हैं, ये हमने यहाँ पर प्रोटोकॉल सेट कर रखा है इस चैप्टर के लिए, कुछ रूल सेट किए हुए हैं कि कैपिटल लेटर से हम सेट्स को शो करेंगे तो कैपिटल लेटर से एलिमेंट्स उसके शो नहीं होंगे। दूसरी बात है, द एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ अ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स और नंबर्स, अगेन द सेकंड रूल। तो सेकंड रूल क्या है कि जितने भी सेट्स हैं उनकी जो एंट्रीज होंगी या उनके एलिमेंट्स होंगे उनको हम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे या फिर नंबर्स से डिनोट करेंगे। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर एक्चुअली रिटन डाउन, जब हम किसी सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे एक्चुअली उसके अंदर, तो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। एक्चुअली रिटन डाउन, देन दे कैन नॉट रिपीट इन अ सेट, वो सेट के अंदर रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल लेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। दे मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाई, दे मस्ट बी सेपरेटेड बाई कॉमास, उन सारे एलिमेंट्स को हम कॉमा लगा के सेपरेट करेंगे जब लिखेंगे, ताकि वो अलग अलग नजर आए हमें। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज इमैटेरियल, जो एलिमेंट को हम लिखेंगे सब, तो उसके अंदर जो उनका ऑर्डर है, मतलब जैसे सपोज हमने एक सेट लिखा जिसके अंदर एलिमेंट लिखे 1 2 3, तो 1 2 3 को हमने कॉमा से सेपरेट किया। अब अगर हम उसको 2,1,3 लिखेंगे वो भी वही सेट माना जाएगा, 3,1,2 लिखेंगे वो भी वही सेट माना जाएगा। मतलब जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो हमारे लिए सेट के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन वो एलिमेंट्स जो लिखे जा रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग सारे बच्चे हमारी क्लास में बैठे पढ़ रहे हैं और वो क्लास जो है उसके अंदर सपोज 40 स्टूडेंट्स हैं, तो वो 40 स्टूडेंट्स हमारे एलिमेंट्स हुए और वो क्लास हमारी सेट हुई। क्योंकि सपोज हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उस क्लास के अंदर सारे बच्चे 11th क्लास की मैथ्स के बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी उनके अंदर, वो सारे मैथ्स पढ़ने आए 11th की, वो कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। और वो सारे वेल डिफाइंड हैं, सारे डिस्टिंक्ट हैं, सारे अलग अलग बच्चे हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि जब हमारे पास आज की क्लास होने के बाद जब बच्चे चले जाएंगे और उसके बाद जब नेक्स्ट डे जब आएंगे वापस लौट के, तो वो बच्चे का उसी जगह पे बैठेंगे नहीं, वो उनकी मर्जी है, जो पहले आएगा वो आगे
बैठेगा या जहाँ भी उसकी जो उसकी इच्छा है वो उस हिसाब से बैठेगा जैसे उसकी विल है। तो इसका मतलब एलिमेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो होने बहुत ज़रूरी है सेट के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है द एलिमेंट्स मस्ट बी रिटन इन अ कर्ली ब्रैकेट। जब हम उनको लिखेंगे एलिमेंट्स को सेट्स के अंदर तो वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाएंगे, और ये कर्ली ब्रैकेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है लगाना सेट के अंदर, ये नोटेशन है इसकी। अब हमने एक एग्जांपल लेते हैं जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके लिए। अगर कैपिटल ए हमारे पास एक सेट है और हमने बोला ये सेट है इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 11 जो हमारे इवन नेचुरल नंबर उनको हमें लिखना है, तो कैपिटल ए हमने एक सेट बनाया और जितने रूल्स हमने यहाँ पर वो देखे उसको यूज़ करते हुए हम इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो कैपिटल ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें लिखना है इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 11। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 11 मतलब वो कौन कौन से नंबर हो गए, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये देखो सारे नंबर हमने कॉमा से सेपरेट कर रखे हैं। इन सारे नंबरों को जो लिखा है हमने कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। इसी सेट को ऐसे भी लिखा जा सकता है 10, 4, 6, 8, 2। वही सेम नंबर है, बस उनका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, तो ये सेट दोनों अलग अलग नाम होके एक ही सेट माने जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा बी सेट लिया हमने, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनका सेट लेना है हमें। तो वो आपको मालूम है कि 15 का पहला फैक्टर 3 होता है और दूसरा फैक्टर 5 होता है, ठीक है। ये दोनों हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं 15 के, और इस 3, 5 को हम 5, 3 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों सेट सेम होंगे, ये दोनों सेट अलग अलग नहीं माने जाएंगे, ठीक है। इनका ऑर्डर यहाँ पर हमने डिस्टर्ब किया लेकिन एलिमेंट्स हमारे सेम है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने बोला सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी वॉवल्स हैं अगर उनको देखेंगे तो वो वॉवल्स हमारे क्या हैं, A, E, I, O, U। तो इनको हमने कॉमा से सेपरेट किया और देखो स्मॉल लेटर में लिखा है। तो जितने रूल्स हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं वो सारे रूल्स हमें फॉलो करने हैं। एक और एग्जाम्पल लिया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। हमने यहाँ पे बोला डी एक सेट है ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स वर्ड हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, उसके लेटर्स को हम देखें अगर तो ये मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। तो ये पर्टिकुलर एक ऐसा केस है जिसके अंदर कि एक सेट के अंदर कैपिटल लेटर लिखे जा रहे हैं, जबकि हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि जो सेट होता है उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कैपिटल लेटर इसलिए लिखा है क्योंकि जो वर्ड है उसके लेटर्स हमारे सारे कैपिटल में लिखे हुए हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है एनसीईआरटी में भी देखोगे आप तो ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, वो लोग डायरेक्ट लिख देंगे इसको ताकि हमें एम्बिग्यूटी ना हो, कंफ्यूजन ना हो। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जब वर्ड आएगा तो उसके जैसे लेटर लिखे हुए हैं उसी तरीके से हम उसको यहाँ लिखेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा एक रूल था जिसमें कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स वर्ड जो है इसमें M 2 बार है, A 2 बार है और T भी 2 बार है। तो उनको सेट के अंदर जब लिखेंगे तो एक बार ही लिखेंगे। जैसे हमने M को लिखा तो M आ गया, उसके बाद A आ गया, फिर T आ गया, फिर H आ गया, फिर E आ गया, फिर M दोबारा है तो वो M पहले ही आ चुका है इसीलिए M को छोड़ देंगे। फिर A दोबारा है, A पहले लिखा हुआ है तो A को भी छोड़ देंगे, T को भी छोड़ देंगे क्योंकि T पहले लिखा जा चुका है। फिर कौन आएंगे, I, C और S। इसका मतलब एक सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं उनके नंबर को देखकर हम ये नहीं बोल सकते कि जो वर्ड है उसके अंदर कितने लेटर्स थे, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली जो वर्ड है वो कॉपी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके एलिमेंट्स को हम लिख रहे हैं और सारे एलिमेंट कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं और उनको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। उनका ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि एक वर्ड जो सेट था उसका मीनिंग क्या है वो हम यहाँ पर समझ पाए और उसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने उसके रूल्स को भी समझा, ठीक है। अब आती बात कि एक सेट का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, मतलब एक सेट को लिखने का तरीका क्या होगा, कितने तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है देयर आर इन जनरल 2 वेज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। एक सेट को प्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं जिसमें कि पहला जो तरीका है वो है रोस्टर फॉर्म जिसको कि टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा तरीका क्या है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। तो जो सेट की प्रेजेंटेशन है वो 2 तरीके से होती है, या तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे जिसको कि टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, या फिर उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। दोनों फॉर्म्स एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर सकती हैं और दोनों फॉर्म अपनी अपनी जगह पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये बेटर फॉर्म है और वो बेटर नहीं है, दोनों फॉर्म अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है। तो इन रोस्टर form in this presentation all the elements of a given set are separated by commas and are listed within the braces curly brackets के अंदर उसको लिखते हैं। जो कि अभी हम रूल्स जो समझ के आ रहे हैं, जितने भी रूल्स हमने समझे यहाँ पे अभी, वो सारे रूल्स जो हैं वो सारे रूल्स हमारे यहाँ पर यूज होंगे। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर जो भी हम एलिमेंट्स लिखेंगे वो सारे एलिमेंट हमारे उन रूल्स को फॉलो करते हुए आएंगे, ठीक है। तो
कैपिटल ए हमने एक सेट लिया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 21। तो 21 को जो नेचुरल नंबर डिवाइड करते हैं उनका सेट क्या होगा? तो हमने देखा 1 डिवाइड करता है, 3 करता है, 7 करता है और 21 इटसेल्फ करता है। तो ये जो हमने सेट के एलिमेंट्स लिखे, यहाँ पर हमें डेफिनेशन दे रखी है, कॉमन प्रॉपर्टी दी हुई है उन सारे एलिमेंट्स की, उनको हमने एक्चुअली एलिमेंट्स को लिखा, इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा, कॉमा से सेपरेट किया, सारे एलिमेंट्स जितने भी उसको प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसके बाद आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स को एक्चुअली नहीं लिखते हैं, उनकी कॉमन प्रॉपर्टी लिखी जाती है बस। तो हमें क्या होगा कि अगर हमें सेट कोई दिया हुआ है, जैसे यही वाला एग्जांपल था कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 21, तो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि वो सारे नेचुरल नंबर 21 को डिवाइड करते हैं, तो वो उनकी कॉमन प्रॉपर्टी लिखी जाएगी, सारे एलिमेंट्स को एक्चुअली नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा है इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेस अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी अदर एलिमेंट आउटसाइड द सेट। मतलब उस सेट के सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है उनकी, जो कि उस सेट के बाहर वाले एलिमेंट्स के अंदर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए सेट है जिसमें कि 21 से डिवाइड होने वाले 21 को डिवाइड करने वाले नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इसके बाहर जो नंबर बचे, जैसे कि हमने बोला 5, तो 5 जो है उसके अंदर वो कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है जो कि इन सारे एलिमेंट्स के अंदर है, तो वो कॉमन प्रॉपर्टी लिखी जाएगी, ठीक है। दस वी कैन एक्सप्रेस द सेट बिल्डर फॉर्म एज। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म को लिखेंगे कैसे? तो कैपिटल ए से हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, हमने बोला यहाँ पे वो नेम ऑफ सेट है, करली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो बेसिक रूल है। उसके बाद हम लिखेंगे एक्स, यहाँ पर हमने वेरिएबल यूज किया है, तो आपको मालूम है जो वेरिएबल है इट कैन टेक एनी वैल्यू और एनी नंबर ऑफ वैल्यूज, तो यहाँ पर हमने बोला ऑल एलिमेंट्स, तो जो x है वो हमारे इस सेट के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने 2 डॉट लगाए हुए हैं, इसको बोलते हैं सच दैट, तो हम इसको पढ़ेंगे x सच दैट, तो ये 2 डॉट का मतलब क्या है? सच दैट। उसके बाद आएगा x इज, अब यहाँ पर हमने जो x इज लिखा है ये चीज क्या है? स्टेटमेंट डिनोटिंग द यूनिक प्रॉपर्टी, यहाँ पर वो स्टेटमेंट आएगी जो उस x की यूनिक प्रॉपर्टी को डिनोट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कैपिटल ए सेट है यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 21, उसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कैपिटल ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 21। तो जो x है वो कॉमन प्रॉपर्टी जो है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको सबको समझ में आ जाएगा किस तरीके से लिखना है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, कैपिटल ए एक सेट है जिसको कि हमने बोला 2 4 6 8। अब ये आप देखो ध्यान से, ये सेट कौन सी फॉर्म में है? ये सेट रोस्टर फॉर्म में है, ये सेट रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। अब हमें इस रोस्टर फॉर्म वाले सेट को कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने एलिमेंट हमारे लिखे हुए हैं ये सारे एलिमेंट के अंदर कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इसको ऑब्जर्व करना है। तो ये अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। आपको पता है इंग्लिश के एक सेंटेंस को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, तो वो तरीका हमें सीखना है।